स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने विद्यार्थियों के उत्तर लेखन कौशल या क्षमता में बेहतर गुणवत्ता के साथ सुधार के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिनमें यह कार्यक्रम भी है। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए है। हालांकि ये संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों को भी काफ़ी सहायक होगा, यह सहायता करेगा। इस संदर्भ में विशेष तौर पर प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को ही आधार बनाकर उसके उत्तर को संप्रेषित कर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप जानें, सीखें, समझें कि किसी भी प्रश्न के उत्तर का मांग क्या है। उत्तर की मांग के साथ साथ आप किन किन तथ्यों को या अवधारणाओं को, मैप को, डायग्राम को या मॉडल को उसके साथ जोड़कर एक बेहतर प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत कैसे करेंगे, ताकि अधिकतम अंक प्राप्त करके बेहतर रैंक के साथ आप चयन को सुनिश्चित कर सकें अर्थात चयनित हो सकें। टीम दृष्टि का ही प्रयास भी है। इस संदर्भ में मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के प्रश्नों को या थर्ड पेपर में कुछ प्रश्न आए हैं जो कृषि या उद्योग से संबंधित हैं, वो संबंधित सीधी तौर पे तो हैं इकोनॉमिक्स से, परंतु उनका प्रश्न या उस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। इसी प्रक्रिया में 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन में प्रश्न आए थे, उसका विश्लेषण आप तक पहुंच चुका है। 2020 के अंतर्गत भी 2 प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंच चुका है। आज हम तीसरे प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और आज का प्रश्न सीधे तौर पे भूगोल संबंधित न होकर के राजनीतिक भूगोल से अर्थात भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये बड़ा ही फेवरेबल टॉपिक है, क्योंकि ऑप्शनल में भी यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक भूगोल को सामान्य तौर पे परीक्षार्थी अवॉइड करके चलते हैं। यह एक इंडिकेशन है, सूचना है। 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पर प्रश्न पूछा है, तो आगे भी आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को और प्रश्न के विश्लेषण को, और फिर इस प्रश्न का उत्तर कैसे बनेगा उसके रणनीति को। प्रश्न है, भारत के विशेष संदर्भ में, देखिए यहां मेंशन कर दिया गया है पहले ही भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो हमें एग्जाम्पल लेना है वो भारत के संदर्भ में ही लेना है। वैश्विक स्तर के एग्जाम्पल्स को कई बार परीक्षार्थी लिखते समय भूल जाते हैं, अच्छी जानकारी के बाद भी फिर अच्छा अंक नहीं आता। तो भारत का एग्जाम्पल हमें लेना है। यहाँ पर राज्यों का एग्जाम्पल भी नहीं होगा, हालांकि 2 राज्यों के बीच भी सीमाएं होती हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य का तात्पर्य देश ही होता है, परंतु हमारे भारत में जितने राज्य हैं उनके पास व्यवहार में प्रभुसत्ता नहीं है, वो भारत के ही अंग हैं। संघवादी ढांचा है हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत। तो राज्यों का भी उदाहरण नहीं लेंगे हम, राष्ट्र में जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे तुलना करके इस बाउंड्री और फ्रंटियर का अर्थात सीमा और सीमांत का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को हम समझते हैं कि आखिर प्रश्न है क्या, मांग करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। देन हम चलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन पे, अर्थात इस प्रश्न के उत्तर की मांग के अनुरूप इसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। तो जो सीमा और सीमांत और भारत के विशेष संदर्भ में है, तो ये राजनीतिक भूगोल की अवधारणा है, बाउंड्री एंड फ्रंटियर। एक है तो दोनों ही राजनीतिक, लेकिन सीमांत का तात्पर्य होता है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे कोई नदी है, जैसे भारत और नेपाल के बीच में, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, भारतीय उत्तराखंड काली नदी है। इसी काली नदी को शारदा नदी कहते हैं। ये काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तो कभी एक रेखा के तौर पे नहीं हो सकती है, और भारत और नेपाल के बीच में विवाद का एक कारण भी ये काली नदी है, क्योंकि काली नदी कई बार मार्ग का परिवर्तन करती है। मार्ग परिवर्तन से कभी कुछ क्षेत्र नेपाल में बढ़ जाता है, कभी कुछ क्षेत्र भारत में बढ़ जाता है। वैसे सामान्यतः भारत विवाद नहीं करता, नेपाल ही करता है, लेकिन विवाद का एक कारण बन सकते हैं। लेकिन सीमा को देखें तो स्थिर होता है, खुद से खुद को परिवर्तित नहीं करता। वैसे ही देखें
हिमालय को, तो हिमालय भी एक बड़ा सीमांत है भारत और चीन के बीच में। तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीमांत का महत्व हो सकता है। सीमा राजनीतिक होता है, मानव निर्मित होता है, अर्थात दो राष्ट्रों के सहमति से उसका निर्माण होता है, परंतु सीमांत की अवस्थिति पहले से हो सकती है। तो वैसे इसको डिटेल में हम लेकर चर्चाओं में आएंगे। तो राजनीतिक भूगोल का एक टॉपिक है सीमा और सीमांत, बाउंड्री एंड फ्रंटियर। पहले इसमें सीमांत लिखा हुआ है, तो ये क्या होते हैं। दूसरा, इनमें अंतर को स्पष्ट करना है। और भारत के संदर्भ का मतलब हुआ आप या हम जो भी उदाहरण लेंगे वो भारत से ही अंतर संबंधित होगा। तो सबसे पहले क्या इस प्रश्न का परिचय बन सकता है, बनेगा। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में जो मैं पहले हमेशा बताता हूं आपको, प्रश्न की मांग, समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। आप प्रश्न क्या मांग करता है आपसे, इस बात की समझ रखते हैं या नहीं, समझ पाते हैं या नहीं। और इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी का मतलब होता है अगर आप 30 सेकेंड टू 1 मिनट भी प्रॉपरली सोचते हैं टर्म्स के साथ कि क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्रश्न की मांग है सीमा और सीमांत, अर्थात राजनीतिक भूगोल का ये है। सीमा और सीमांत में अंतर को बताना है और एग्जाम्पल लेना है भारत से। प्रश्न की मांग है बहुत सिंपल, राजनीतिक भूगोल से कंसर्न है। सीमा और सीमांत, बाउंड्री एंड फ्रंटियर में अंतर बताना है। बाउंड्री और फ्रंटियर में अंतर बताना है। ओबियसली इसमें कई मैप्स, कई डायग्राम्स लेंगे और इसकी आवश्यकता यहाँ बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जामिनर को पढ़ने के बाद लगे, हो सकता है वो पुस्तकों में सामान्यतः न मिले। जैसे रणनीतिक दृष्टिकोण से सीमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सीमांत, सीमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सीमांत। कैसे हो सकता है तो आपको क्लास मतलब आगे जब बढ़ेंगे तो बताएंगे। दीक्षित की पुस्तक में बहुत बढ़िया से, या सक्सेना सर की किताब भी आती है, कई और भी जियो पॉलिटिक्स की किताब आते हैं, स्मिथ की किताब है, उनको आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में समझा करके दिया हुआ। उसका एक निचोड़ आपके सामने इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में हम प्रस्तुत करेंगे। तो सीमा और सीमांत में अंतर, यहाँ पर हम कई मैप्स दे सकते हैं, बट 2-3 तो देंगे ही, साथ में मॉडल देंगे, कुछ डायग्राम्स भी बनाएंगे, है ना। और ये भारत के संदर्भ में ही होगा, अर्थात हम यूएसए, कनाडा या फ्रांस और जर्मनी के बीच के बॉर्डर की बात नहीं करेंगे, हम भारत से ही करेंगे। डिसिप्लिन के तौर पर, अनुशासन के तौर पर प्रश्न में ही ये मेंशन है, ये अच्छी बात है, भारत के संदर्भ में। तो जो उदाहरण हम लेंगे वो भारत से ही लेंगे, और ये अच्छी बात भी है, इससे भारत की एक बहुत बेहतर समझ भी विकसित होगी। क्वेश्चन का मांग यही है और यही हमारे लिखने का एक अनुशासन भी होगा। प्रश्न की मांग और समझ ये है। अब हम चलते हैं प्रश्न के प्रेजेंटेशन पर, यही बना दे रहे हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसमें हमेशा मेरा प्रयास होता है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी ये मांग करते हैं कि सर ऐसा उन्होंने बता दिया, ऐसे 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 लिख लेना। विद्यार्थियों को भी यही आदत हो जाती है, ऐसे 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 हम प्रस्तुत करेंगे, और उसमें एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली कौन सा पॉइंट किस प्रकार से किस क्रम में आएगा, उसके साथ क्या कोई मैप, डायग्राम या मॉडल आएगा, वो फिर वो प्रस्तुतिकरण के प्रक्रिया में भूल जाते हैं या बेहतर गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको शब्द वाइज भी बताऊं कि कहां पर कितने शब्द आपको खर्च करने हैं। तो भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत, फ्रंटियर और सीमा का अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां परिचय में, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय जो है वो 15 से 20 शब्दों का आप ले सकते हैं, और यहीं पर एक मैप देंगे जो भारत के इन संदर्भों को स्पष्ट कर देगा। अर्थात भारत की जो सीमा और सीमांत हैं, दोनों ही 7 पड़ोसी देशों से मिलते हैं। तो इसी के साथ हम स्पष्ट कर देंगे। तो उत्तर का जो एक बेहतर डिसिप्लिन है कि भारत के संदर्भ में हमें प्रेजेंट करना है
और जब ये लिख देंगे तो अच्छी बात क्या होगी, आप में भी भटकाव की संभावनाएं रुक जाएंगी। आपको इसी को फिर आगे एक्सप्लेन करना होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमांत 7 राष्ट्रों से मिलते हैं, उन सब की चर्चा कर देंगे और बेहतर उदाहरण भी प्रस्तुत कर देंगे। तो पहला परिचय ये हो जाएगा और परिचय में ही उत्तर के एक बेहतर डायरेक्शन को हम पेश कर देंगे मैप के साथ। अब इसके बाद हम दोनों के अंतर को स्पष्ट करना शुरू करेंगे। इसके प्रश्न का जो उत्तर है एक ही भाग में है, तो इसके बाद सिंपली हम दोनों में अंतर देना शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो आने ही चाहिए। 7 से 8 पॉइंट, 10 देने तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि 125 शब्द का ही है, 10 देने का मतलब हुआ यदि आप 10-10 शब्द का भी लिखते हैं एक, तो भाई 10 शब्द इधर या 5 शब्द इधर 5 शब्द उधर में तो अंतर स्पष्ट हो नहीं पाएगा। लेकिन एवरेज 10 से 15, तो लगभग 7 से 8 पॉइंट आप दे पाएंगे। मैं थोड़ा ज्यादा बता दूंगा ताकि आप बेहतर, मतलब आगे के लिए भी आप इसकी जानकारी को रख सकें। तो दोनों में अंतर 7 से 10 पॉइंट होगा इसका, और इसमें कम से कम 2 से 4 मैप या डायग्राम हम देंगे या हम मॉडल देंगे, तभी आपको बेहतर गुणात्मकता के साथ मार्क्स आएगा। निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उपयुक्त आधार पर हम समझ सकते हैं कि सीमा और सीमांत में क्या अंतर है, कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः कुछ विद्यार्थियों का एक क्लाउज या क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम कॉलम बना करके, अर्थात एक पेज में 2 भाग में बांट करके एक तरफ सीमा और दूसरी तरफ सीमांत को लिख करके विश्लेषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक साथ भी दोनों कर सकते हैं, एक एक पॉइंट और एक एक पिक्चर या जो कंसर्न पिक्चर है, अर्थात सीमा और सीमांत के लिए एक पॉइंट, फिर अगर पिक्चर देते हैं तो ठीक, वरना फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे भी दे सकते हैं। और ऐसे कॉलम वाइज भी दे सकते हैं। कॉलम वाइज भी दोनों स्पष्टता के साथ दिखता है, तो मार्क्स की ज़्यादा आने की संभावना भी होती है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कॉलम वाइज देते हैं या पैराग्राफ वाइज देते हैं, महत्वपूर्ण ये है कितना स्पष्ट, कितना सारगर्भित और प्रासंगिक, और साथ ही साथ एक बेहतर प्रस्तुतिकरण के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ उत्तर को आप प्रस्तुत करते हैं। तो चलते हैं उत्तर की ओर। प्रेजेंटेशन यही है, तो 7 से 10 पॉइंट देंगे। अगर 20 शब्द यहां पे है तो हम प्रयास करेंगे, 125 शब्द का है, कि 100 शब्दों का पॉइंट बनाए। तो कुछ पॉइंट थोड़ी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अर्थात 20-25 शब्द भी ले सकते हैं। तो मैंने जो काउंट किया, या काउंट कर सकते हैं आप भी, 7 पॉइंट से ज्यादा देना मुश्किल होगा, क्योंकि 10 शब्द का 1 पॉइंट हुआ, वहां 20 शब्द ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 100 शब्द यहां पे हमें प्रेजेंट करना है, 100 शब्द में, और 2 से 4 यहां मैप लेंगे, एक मैप ऑलरेडी यहां पर हम ले चुके हैं। अब हम चलते हैं उत्तर की ओर। आखिर इसका उत्तर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम परिचय में क्या लिखेंगे, सारगर्भित और बहुत फोकस्ड और पॉइंटेड ही हमें लिखना होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे? तो देखो, सीमा और सीमांत राजनीतिक भूगोल के विषय वस्तु हैं, और दोनों में आधारभूत समझ भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैं बताता हूं आपको। देखो, जैसे उत्तर पर चलें, सीमांत एवं सीमा, राजनीतिक भूगोल के विषय वस्तु हैं दोनों की समझ भू राजनीति, ये बेसिकली प्रासंगिकता भी हो जाता है, भू राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हेतु महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इसको नहीं भी दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर हम ये क्यों पढ़ें,
इस इंट्रोडक्शन से, परिचय से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आखिर इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ें। अब इसके साथ साथ हमें क्या देना चाहिए? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा डैश सीमांत 7 राष्ट्रों को छूते हैं या संबंधित है। यही आपका परिचय समाप्त हो जाता है। ये लगभग 20 शब्दों के आसपास, 18 से 20 शब्दों के आसपास आप काउंट कर लीजिएगा, होगा। अब यहां पर पूरे भारतवर्ष का मैप बनाना तो जरूरी नहीं है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन एक मैप यहां पर रिक्वायर्ड जरूर है। मुख्य रूप से तो उत्तर का ही बनाना जरूरी है। यहीं पर ऐसे राजस्थान का अभी यहां पर हो जाएगा नेपाल, ये हो जाएगा भूटान, और ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। ये बांग्लादेश है। चिकन नेक से आप कंसर्न करके इसको समझ सकते हैं। ये बांग्लादेश हो गया, अपना भारत है। तो ये मैंने उत्तर वाला इसलिए बना दिया है क्योंकि यहीं से मानचित्र का प्रश्न से कंसर्न है। अब यहाँ पर थोड़ा हम यह भी इंडिकेट कर दें कि कहाँ पर कौन सी सीमा रेखा है। यहाँ पर भारत अफगानिस्तान से मिलता है, तो देखो ध्यान से, तो ये जो सीमा है, मैं पहले ब्लू से बनाता हूँ, ये जो सीमा है ये भारत पाकिस्तान से है। इसको कहते हैं रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ सीमा। ये भारत पाक के बीच में है। यहां पर ये ड्यूरेंट सीमा है, ड्यूरेंट सीमा। 3 सीमाएं भारत पाकिस्तान, भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिसका नाम है तो रेड क्लिफ सीमा, ये भारत और पाक के बीच में है। ड्यूरेंट सीमा, ये भारत अफगानिस्तान के बीच में है, और ये तो अक्साई चीन है। वैसे यहाँ से लेकर के पूरा अगर हम देखें तो एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये चीन से कंसर्न है, तिब्बत हालांकि चीन है। ये अपना सिक्किम है, तो ये तीसरी सीमा हो गई चीन से, जिसका नाम है मैकमोहन सीमा। कहते सीमा है परंतु यहां सीमांत भी है, मैकमोहन सीमा। अब यहां पर है नेपाल के साथ, ये चौथा है भारत नेपाल। फिर यहां पर ये सिक्किम है, ये हो जाता है भूटान के साथ, तो ये हो जाता है 5वां भारत भूटान, ये 5वीं सीमा है। 6ठी सीमा यहां पर है म्यांमार के साथ, भारत म्यांमार। अब यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि मैप पे तो आप लिख ही रहे हैं। और 7वीं सीमा जो सबसे लंबी भारत की सीमा है, वो है भारत बांग्लादेश के बीच में, इधर तक बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो यहां इससे यह स्पष्ट हो गया कि सीमा और सीमांत जिसको आप लिखने जा रहे हैं वो कौन कौन सा है, कहां कहां इसकी चर्चा हमें करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, तो भारत का अधिकांश जो सीमा है वो तकनीकी रूप से सीमांत के संदर्भ में या सीमांत जैसा है। सीमांत और सीमा क्या है ये अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। तो एक तो प्रेजेंटेशन में परिचय के साथ
अर्थात इंट्रोडक्शन के साथ ये हम देंगे। अब यहाँ लिखना नहीं है, ये आपके समझ के लिए हम बता रहे हैं। परिचय या इंट्रोडक्शन में हम ये पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे देंगे। राइट। और यहीं पर आपका, मैंने कहा था ना प्रेजेंटेशन में कि आप यहाँ पर एक मैप देंगे। ये मैप और साथ में परिचय बताएगा कि किस चीज़ की हमें आवश्यकता, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन से कंसर्न करके। तो यही हो गया आपका परिचय और कहाँ पर किससे सीमा मिलती है। ओबियसली अब यहाँ पर आपको लिखना है कि भारत की सातों सीमाएं सीमा सह सीमांत है, अर्थात वो पूर्ण रूप से राजनीतिक न होकर के राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों है। सातों सीमाएं सीमा सह सीमांत है। क्लियर हो रहा है? अब फिर भी इसके बावजूद दोनों में एक अंतर आएगा, वो हम आपको बताते हैं। यहीं पर आप लिखेंगे भारत के सातों राष्ट्रों या सात राष्ट्रों, भारत के 7 राष्ट्रों से साझा सीमांत के स्वरूप में है। अब यहां यह लिखने का मतलब स्पष्ट है कि सीमा और सीमांत में अंतर तो है ही है, सीमांत के स्वरूप में है। आ रहा है समझ में? तो अब यहां इतना लिख करके आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, बट ये जरूर देना है आप। हाँ, आप ये हटा सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल का विषय वस्तु है। आप चाहें तो सीधे उत्तर शुरू कर सकते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमांत 7 राष्ट्रों को छूते हैं और वे सभी सीमांत के स्वरूप में ही है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये दोनों महत्वपूर्ण पक्ष हो जाते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति, इस दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है कि आप अपने परिचय में, इंट्रोडक्शन में इसको शामिल करें, क्योंकि 125 शब्द पर्याप्त है प्रश्न के उत्तर के बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए। तो आपका परिचय यहां समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे, यहीं पर मैंने लिख दिया है रेडक्लिफ सीमा। तो इससे क्या होता है, शब्द बचता है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में डुरंड सीमा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में आप यहीं लिख दीजिए भारत पाक के बीच में रेडक्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड सीमा है, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा है। तो इससे क्या होगा, अलग से अब आपको सूचना नहीं देना है कि मैकमोहन सीमा भारत और चीन के बीच में है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पे यह लाइन जो है 7 राष्ट्रों से सीमांत के स्वरूप में है, अर्थात सीमांत और सीमा कैसे कोरिलेटेड होगा उसके संदर्भ में हम आगे सूचना देंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे अंतर को स्पष्ट करने। देखो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप दो कॉलम में भी लिख सकते हैं, एक तरफ सीमा एक तरफ सीमांत, और चाहे आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। मैं अभी पैराग्राफ वाइज आपको लिख करके अंतर स्पष्ट करता हूं। पहला अंतर, जो सीमा है वो राजनीतिक निर्णयों का परिणाम होता है। 2 राष्ट्र मिल करके इसे निश्चित करते हैं, जबकि सीमांत प्राकृतिक होता है, मानव उसे नहीं बनाता, वो प्राकृतिक तौर पे निर्मित होते हैं, उसे सीमा का मान्यता दे दिया जाता है। तो सबसे पहला शुरुआत तो यहीं से होगा, दोनों के ओरिजिन से, अर्थात सीमांत प्राकृतिक होता है, अब जैसे नदी, पर्वत, मरुस्थल, भारत में तीनों है, होता है जैसे नदी, पर्वत, मरुस्थल।
तो कभी भी ये एक रेखीय नहीं हो सकता, ये एक क्षेत्र होगा। जबकि सीमा, अब देखो ये कह रहा है सीमांत प्राकृतिक होता है, नदी पर्वत मरुस्थल, जबकि सीमा मानव निर्मित। अब यहीं पर आप चाहें तो इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन कहां कैसे है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, काली नदी भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड में सीमा बनाती है। तो वो सीमा तो है, लेकिन व्यवहार में वो चूंकि प्राकृतिक है, इसलिए सीमा डैश सीमांत या सीमांत कहेंगे, फ्रंटियर कहेंगे। आ रहा है समझ में? निर्मित, सीमा मानव निर्मित होता है, लिख दे रहा हूं। उदाहरण स्वरूप, या आप चाहें तो उदाहरण स्वरूप न भी लिखें, भारत एवं नेपाल के बीच काली नदी। नदी कुछ भी चौड़ाई होगी तो सीमा से तो अधिक ही होगी। सीमा एक रेखीय होता है, सीमांत क्षेत्रीय होता है। काली नदी उत्तराखंड में भारत चीन के बीच ट्रांस हिमालय यह सीमा बनाता है, जहां बरहोती आदि विवाद का क्षेत्र है। मैं बताता हूं आपको। इवन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मरुस्थल है, लेकिन बेहतर होगा यहीं पे हम लोग इसको समझें। देखो, ये उत्तराखंड के मैप को लें तो उत्तराखंड का मैप इस प्रकार से है। ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश, ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और यहां पर इस प्रकार से ये भारत का उत्तराखंड राज्य है। थोड़ा ये इधर इस तरफ है, यही उत्तराखंड राज्य है। इस उत्तराखंड राज्य के इस तरफ है चीन और इस तरफ है नेपाल। ठीक है, यही हरिद्वार है जहां से गंगा उतरती है, और ये उधम सिंह नगर है। पिथौरागढ़ जो जिला है वो दोनों के चीन से भी मिलता है और नेपाल से भी। तो जो काली नदी है ना, काली नदी यहाँ से ऐसे आती है और मैदान में उतरती है, यही एक काली नदी। तो नदी कभी एक रेखा नहीं हो सकती, इसलिए वो सीमांत होगा। और इसी काली को मैदान में कहते हैं शारदा। तो काली नदी तकनीकी रूप से क्या हुआ? सीमांत। हमने इसे सीमा मान रखा है। दूसरा, यहीं पर देखोगे तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय का जो परसेप्शन है वो ये है कि उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय ऐसे है, क्योंकि यहीं पर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे आ जाता है मिडिल हिमालय, फिर तराई से ऐसे शुरू होता है शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय यहाँ उत्तराखंड में ऐसे है, यहीं पर नंदा देवी चोटी है जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ पर देखोगे, मैं पिंक कलर यूज करता हूं, तो ये क्षेत्र है ट्रांस हिमालय का। तो ये ट्रांस हिमालय ही व्यवहार में भारत और चीन के बीच में सीमा का कार्य करता है। लेकिन क्या ये एक रेखीय हो सकता है? नहीं हो सकता। और भारत और चीन के बीच में देखो, यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है लिम्पू लेक। इसी लिम्पू लेक से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है उत्तराखंड में। और यहाँ पर चमोली जिले में एक जगह है जिसका नाम है बरहोती। यही भारत और चीन के बीच में विवादित भी है। बरहोती चमोली जिला में है। अब सवाल विवाद का नहीं है, पूछा गया है सीमा सीमांत में अंतर बताइए भारत के संदर्भ में। तो ये ट्रांस हिमालय भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है, लेकिन सीमा नहीं है। क्या है? सीमांत है। हिमालय तो
या पर्वत तो विस्तृत होगा ना। तो ट्रांस हिमालय भारत और चीन के बीच में, उत्तराखंड में भारत चीन के बीच ट्रांस हिमालय और भारत नेपाल के बीच में काली नदी, बेसिकली ये सीमांत है। क्लियर हुआ? जबकि सीमा के तौर पे इन्हें मान्यता दी जाती है। सीमांत प्राकृतिक होते हैं या होता है जैसे नदी, पर्वत, मरुस्थल, जबकि सीमा मानव निर्मित होता है। तो ट्रांस हिमालय, अब यहां पे लिखोगे इन क्षेत्रों में सीमांत के मध्यवर्ती भाग को सीमा माना जाता है। जनरली ये होता है। जैसे नदी की चौड़ाई 500 मीटर है तो 250 मीटर इधर, 250 मीटर उधर संक्रमणीय क्षेत्र मान लिया जाता है और बीच मान लिया जाता है सीमा। तो नदी तो कई बार अपने प्रवाह के मार्ग को परिवर्तित भी करती है, पर्वत तो ऐसे परिवर्तित नहीं करता। तो अब सीमा और सीमांत का पिक्चर क्या बनेगा, वो मैप आप बनाएंगे। ये पहला पॉइंट है। सीमा और सीमांत का पिक्चर अगर देखेंगे और यहीं पर दूसरा पॉइंट दे देंगे जो इससे निकल कर दिखेगा, सीमा रेखीय होता है। हालांकि सीमा स्त्रीलिंग है तो होती हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक भूगोल का उत्तर है ये, साहित्य में नहीं है। हम सीमा रेखीय होती है जबकि सीमांत क्षेत्रीय। अब यहीं पर हम एक तस्वीर बनाएं और प्रत्येक पॉइंट को इस प्रकार से प्रेजेंट करें कि पिछले पॉइंट से अगला पॉइंट निकलता हुआ दिखे। इसको कहते हैं बेस्ट अंतर संबंधित प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो सीमा और सीमांत, तो अब देखो रेखीय कैसे हो सकता है, तो ये एक रेखा के तौर पर है, ये रेखीय हो गया। इधर एक राष्ट्र अगर हम लें तो जैसे इन दोनों के बीच में जो सीमा है वो ये है, ब्लू वाला जो बनाया ना हम, ये सीमा है। क्लियर हुआ? तो ये हमेशा रेखीय होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थार के मरुस्थल में है वो सीमा है। लेकिन सीमांत कैसे बनेगा, तो सीमांत हमेशा ऐसे बनता है, इसका तकनीकी पिक्चर ऐसे बनता है। ये बीच से सीमा मान लिया जाता है, ये सीमांत है। और दोनों के बीच में हम मान्यता देते हैं कि ये हो जाता है सीमा। अर्थात सीमांत एक क्षेत्र होता है, सीमा रेखीय होती है। जबकि सीमांत, यहां से मैं मिटा करके इस पॉइंट को इधर ले देता हूं, सीमा रेखीय होती है जबकि सीमांत क्षेत्रीय। अब यहां इस पिक्चर से या डायग्राम से यह स्पष्ट हो गया कि सीमा कैसे होगा और सीमांत कैसे। जैसे कोई नदी ही है तो नदी की चौड़ाई अधिक होगी, सीमा तो हमेशा एक रेखीय ही बनेगा ना। तो अब यह स्पष्ट है कि सीमांत प्राकृतिक होता है, जैसे नदी, पर्वत, मरुस्थल, जबकि सीमा मानव निर्मित होता है। क्लियर हुआ? सीमा रेखीय होती है जबकि सीमांत क्षेत्रीय। अब तीसरा हम लें इसी से निकलता हुआ, पहले में देखो सीमा मानव निर्मित है, अर्थात मानव और राष्ट्र के निर्माण के साथ बनती है सीमा। बट सीमांत हमेशा राष्ट्र, मानव के विकास के बहुत पहले से ये सीमांत अवस्थित थे, निर्मित थे। अर्थात सीमांत राष्ट्र के पहले से, सीमांत राष्ट्र के पहले से अस्तित्व में थे। परंतु सीमा दो राष्ट्रों के विभाजन
से विभाजन और साथ में सहमति दोनों आएगा। विभाजन एवं सहमति से निर्मित। और यहां पे बहुत शानदार उदाहरण भारत के संदर्भ में आप ले सकते हैं, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, जरूर नहीं कि सिमेट्री से पूरा करें। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, यहां पर जो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप है वो आप बना सकते हैं तो बनाइए, और बनाना चाहिए। यहां पे सबसे पहले ये कश्मीर का हम एरिया लेंगे, ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब इस एरिया में, ट्रांस हिमालय वाले एरिया में, ये हो गया गुजरात अपना। इस एरिया में यहां पर आप देखेंगे ये एरिया है ऑलमोस्ट पाकिस्तान का, थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा। ये इलाका है पाकिस्तान का और ये इलाका है अफगानिस्तान का। क्लियर हुआ? ये इलाका है अफगानिस्तान का। अब जो ड्यूरेंड लाइन है उसको जरा तकनीकी रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ड्यूरेंड लाइन है उसको जरा तकनीकी रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1893 में, 1893 में ड्यूरेंड लाइन बना, ड्यूरेंड रेखा। और उस समय जो बना था वो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था। ठीक है। अब ये रेखा है यहां से ऐसे ये, और साथ में ये पूरा का पूरा ड्यूरेंड लाइन है। हालांकि ये ईरान से मिलता है सीमा, बट ये मतलब आप यहीं तक मानिए। मैं इसको हरा कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो लाल वाला है ये पूरा का पूरा है ड्यूरेंड रेखा। कब बना? 1893 में। ये भारत से लगभग 88 किलोमीटर, कई जगह 106 किलोमीटर मिलेगा। अफगानिस्तान से आज भी सीमा मिलती है भारत की। हालांकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, परंतु सीमा मिलती है तो मिलती है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान बना 1947 में, जब भारत के साथ साथ पाकिस्तान बना, या सिंपल भारत तो भाई पहले से अस्तित्व में है, 47 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो अब ध्यान दो, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये अपना भारत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया रेड क्लिफ, अर्थात इसी समय 47 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ। रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये, लेकिन भारत अफगानिस्तान के बीच में जो ये था, अब आ गया मूल रूप से 90% पार्ट भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अर्थात सीमा जो है हमेशा राष्ट्र के अस्तित्व के साथ ही होगा, जो कि इसको मानव बनाता है। और सीमांत अर्थात मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में था, वो पहले भी था,
वो आज भी है, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, 3 टुकड़े होने वाले हैं, ये उसके बाद भी रहेगा। अर्थात यहां पर जो संक्रमणीय क्षेत्र में ये ऐसे मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये थार का जो मरुस्थल है ये क्या है, सीमांत है। ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन इसी पॉइंट से एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, सीमाओं में परिवर्तन संभव है, क्योंकि मानव बनाता है। सीमांत के अवस्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। क्लियर हो रहा है? जैसे जो ड्यूरंड, यही है ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड रेखा, पहले भारत और यहां तक था भारत, ये पूरा भारत था पहले, तो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये विभाजन का कार्य करती थी ये सीमा, अब कर रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आ रहा है समझ में? तो सीमांत राष्ट्र के पहले से अस्तित्व में थे, परंतु सीमा 2 राष्ट्रों के विभाजन एवं सहमति से निर्मित होते हैं। पहला पॉइंट, निर्मित होते हैं। साथ ही सीमाओं में परिवर्तन, ये अगला पॉइंट हो जाएगा, सीमाओं में परिवर्तन संभव है। उदाहरण, ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड रेखा। अब देखो, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये विवाद चल रहा है अलगाववाद को लेकर के, और जो स्थिति पाकिस्तान की है, बलूचिस्तान हो सकता है एक अलग राष्ट्र बच जाए। अच्छी बात तो है कि वहां भी शांति हो, हमारी मित्रता व्यवहार में कार्यरत हो, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान परेशान है, बंटवारा हो सकता है। अब अगर यहां बलूचिस्तान प्रांत बट गया तो ड्यूरंड लाइन का एक बड़ा भाग पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से और उस बलूचिस्तान प्रांत का जो नया नाम हो उससे मिलने लगेगा। अर्थात सीमाओं में परिवर्तन संभव है, जैसे ड्यूरंड रेखा, सीमांत की अवस्थिति में परिवर्तन संभव नहीं। या सिंपली शब्द बचाना है, सीमांत में नहीं। अब ये एक डायग्राम इन दोनों को स्पष्ट करता है कि सीमा और सीमांत में क्या विशेषताएं हो सकती है। भाई, सियाचिन ग्लेशियर, आज भारत पाकिस्तान के बीच विवाद तो पाकिस्तान कर रहा है, सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन का जो इलाका है, विश्व का सबसे ऊंचा मिलिट्री अड्डा है वहां पर, वो भारत के पास है, वो रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन वो सीमांत है ना। जब भारत अफगानिस्तान तक था तो ये सिंधु कुश, सुलेमान के साथ साथ जो हिंदू कुश है, वो भारत का पार्ट हुआ करता था, सीमांत के तौर पे था। लेकिन सीमाएं बढ़ती गई, चूंकि मानव इसका निर्धारण करता है, इसीलिए इसमें परिवर्तन संभव है। बट सीमांत में परिवर्तन संभव नहीं है। हम नए नए राष्ट्र तो बना सकते हैं, नए सीमांत नहीं बनते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर यह तस्वीर जरूर बनाइए, यह काफी महत्वपूर्ण है, जो सीमाओं में परिवर्तन, अस्तित्व में होने न होने, इन सभी चीजों की बातों को बताता है। 1893 में बना था ड्यूरंड लाइन, और ये रेड क्लिफ लाइन बना था भारत और पाकिस्तान के बीच में 47 में। और सपोज कीजिए भारत पाकिस्तान जो है 3 टुकड़ों में नया राष्ट्र बन जाए, 3 राष्ट्र, तो 2022 हो, 23 हो, तो नई नई रेखाएं वहां आएंगी। लेकिन सीमांत जो जहां था, सुलेमान हो या किरथार हो, उसको वहां से हटाना संभव नहीं है। तो सीमांत अस्तित्व में पहले से रहते हैं और उनमें परिवर्तन भी नहीं होता, बट सीमाओं का परिवर्तन हो सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसके साथ एक अलग सेगमेंट को उठाते हैं, जो प्रभुसत्ता, इसके अलावा जो सेंट्रीपेटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इन चीजों को स्पष्ट करता है, उनसे चलते हैं। तो अगला पॉइंट लेते हैं, 5वां, सीमा 2 राष्ट्रों के प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी, जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होता है, प्रभुसत्ता क्षेत्रों को
अलग करता है। देखो, दो राष्ट्रों के प्रभुसत्ता को अलग करता है, यानी एक रेखीय तो है, बिल्कुल बिल्कुल विभाजित कर देता है, पर सीमांत दोनों के बीच एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है। परंतु सीमांत दो राष्ट्रों के बीच एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है। जिसे सीमा के रूप में मान्यता दिया जाता है। संक्रमणीय क्षेत्र होता है। यहां पे वही पिक्चर होगा जो सीमा और सीमांत के संक्रमणीय से कंसर्न था, अर्थात प्रभुसत्ता को अलग करने का एक नेशन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ही ले लो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ले लो, ये वहां एक रेखीय है, बट मरुस्थल तो एक बृहद क्षेत्र है ना, व्यापक क्षेत्र है ना। लेकिन यहां जो मैं बताना चाह रहा था वो क्या, जैसे एक राष्ट्र ये हुआ, जैसे एक राष्ट्र ये हुआ, थोड़ा स्पर्श ज्यादा इसमें रहेगा, और दूसरा राष्ट्र ये हुआ, राष्ट्र ए, राष्ट्र बी। यहां पे भारत और पाकिस्तान की भी चर्चा आप कर सकते हैं। ये है सीमा, क्लियर हो रहा है। और चाहे तो आप इसी में बना सकते हैं, चाहे तो अलग बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये अपना भारत मान लो, ये है पाकिस्तान, ये अपना भारत मान लीजिए, ये पाक मान लीजिए। जब भारत पाक लिख रहे हैं तो राष्ट्र ए और राष्ट्र बी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो रहा है। भारत और पाकिस्तान, ये पाक है, ये अपना भारत है। तो यहां पे सपोज कीजिए ये मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। क्लियर हुआ। अब इस थार के मरुस्थल में देखो आप, तो ये पूरा का पूरा संक्रमणीय होगा ना। इसमें जो बताना चाह रहा था मैं ये, कि ये दोनों राष्ट्रों की ओर सेंट्रीपेटल होता है, अर्थात राष्ट्रों में, मैं पिंक कलर यूज करता हूं, राष्ट्रों में ये केंद्र की ओर उसके प्रभुसत्ता को बताता है। यही बात ये भारत के लिए लागू होगा। सीमा के बाद ये केंद्र की ओर प्रभुसत्ता को बताता है, अर्थात ये सेंट्रीपेटल केंद्राभिसारी प्रवृत्तियों से कंसर्न है। केंद्राभिसारी, सीमा केंद्राभिसारी सेंट्रीपेटल प्रवृत्तियां, इतना काफी है। लेकिन ध्यान दो, ये यहां पर राष्ट्रों को, सीमांत तो यहीं से प्रारंभ हो गया, ये सीमांत है, तो इधर की ओर ये सीमा ये हुआ ना, इधर की ओर, तो ये केंद्रा अपसारी, चूंकि राष्ट्र का केंद्र ये है, तो ये केंद्र से बाहर ले जा रहा है, तो क्या हुआ, केंद्रा अपसारी, केंद्रा अपसारी प्रवृत्तियां। और हर जगह मैप बनाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे मॉडल भी बना सकते हैं। केंद्रा अपसारी प्रवृत्तियां, तो अगर ये केंद्राभिसारी है तो ये आंतरिक, अर्थात ये इनर ओरिएंटेड है, आंतरिक शक्तियों के आंतरिक भाग की ओर, और ये बाह्य, मतलब ये कहेंगे इनर ओरिएंटेड। देखो ये राष्ट्र के केंद्र की ओर जा रहा है, इनर ओरिएंटेड, और ये हो जाता है आउटर ओरिएंटेड।
और ये बिल्कुल इसलिए स्पष्ट है कि सीमांत संक्रमणीय होगा, तो इस संक्रमणीय रेखा से वो केंद्र की ओर जाएगा, तो राष्ट्र के मूल क्षेत्र से वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, केंद्रापसारी हो जाएगा, जबकि सीमा सेंट्रीपेटल रहेगा, क्योंकि वो राष्ट्र की ओर जा रहा है। जैसे एक सीमा ये है तो इधर से इधर खुलाएगा, तो दैट शुड बी कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल, वो केंद्राभिसारी प्रवृत्तियों को बताएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? दूसरा, सीमांत क्षेत्र में प्रायः जनसंख्या कम होती है, लेकिन प्रायः होती जरूर है। सीमा में जनसंख्या हो सकता है न भी हो सकता हो भी, लेकिन सीमा के विषय में जनरल जो परसेप्शन है कि सीमा सघन जनसंख्या के अधिवास का क्षेत्र भी हो सकता है, बट जो सीमांत होता है जनरली वहां सघन अधिवास नहीं होता है, तो विरल होता है या नहीं होता है। जैसे आप भारत चीन के बीच ही लीजिए, रोहतांग दर्रे के पास आप जाएंगे जहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं वहाँ पर, या फिर आप लिम्पू लेक के पास जाइए जहाँ लिखा रहता है भारत का अंतिम गांव, लोग वहाँ फोटोग्राफी भी कराते हैं। लेकिन जनरली अंतिम गांव वहाँ पे उत्तराखंड में, हिमाचल में तो जो गांव होता है बहुत सुदूरतम क्षेत्रों में, वो 4-4, 5-5 घरों का होता है, 8-8, 6-6 घरों का होता है। उत्तराखंड में, हिमाचल में, इवन कश्मीर में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि वहाँ पर संसाधन ही बहुत सीमित हैं। तो उन क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में जनसंख्या प्राय विरल रहता है, और सीमा के आसपास जनसंख्या का सघन अधिवास भी हो सकता है। जैसे पंजाब में बाघा बॉर्डर, एग्जाम्पल तो देना ही हमें, दोनों ओर देखो, चूंकि पंजाब का फर्टाइल लैंड है, तो यहां पर पॉइंट क्या लेंगे, सीमा के दोनों ओर सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या अधिवास होता है। उदाहरण जैसे भारत एवं पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर, पाकिस्तान के बीच पंजाब में बाघा बॉर्डर, या बाघा सीमा भी कह सकते हैं इसको, बॉर्डर चूंकि इंग्लिश टर्म है, फेमस है बाघा सीमा। अब आप हो सकता है कहें कि सर पंजाब का आपने एग्जांपल दिया, कहीं और का दीजिए, कहीं भी आप लीजिएगा, राजस्थान का लीजिए। हालांकि तस्करी भी एक बड़ा कारण है हथियार का, अफीम का। राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में जो गांव है, बॉर्डर फिल्म आपने देखा होगा, सनी देओल खासकर जो पाकिस्तान से फिल्में पाकिस्तान के संदर्भ में जो फिल्में बनती हैं, उसमें मोस्ट टेरराइज करने वाले एक्टर के तौर पर स्थापित है। गदर बनाए, एक चापा कल उखाड़े और पूरे पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके चले जाए। अभी तक चुटकुले बनते हैं उस बातों को लेकर के। और बॉर्डर फिल्म मोस्ट आइकनिक फिल्म थी इंडो पाकिस्तान वॉर को लेकर के, 65 के वॉर के विषय में दिखाया गया है। अब देखेंगे उस फिल्म में, फिल्मों में कई चीज़ें फैब्रिकेटेड भी होती हैं, बट कई चीज़ें सच्चाई से काफ़ी करीब भी होती हैं। जैसे उसमें दिखाया गया है कि जब वॉर शुरू होने वाला होता है, तो हालांकि स्थानीय जो भारतवासी हैं उनको कोऑपरेट भी करते हैं बहुत ज़्यादा, 65 के उस वॉर में जिसको दिखाया गया है, स्थानीय निवासियों को वहाँ से पहले सेपरेट करके थोड़ा दूर किया जाता है, क्योंकि नागरिक सुरक्षा भी वॉर के समय भारत या जो भी कल्याणकारी राष्ट्र हैं उनकी जिम्मेवारी है। और फिर बंकर आदि जो बनाए जाते हैं वो सब आपने मूवी में देखा होगा। तो निवास जनरली सीमा के पास होता है, और वो सघन भी हो सकता है, परंतु सीमांत क्षेत्र में विरल अधिवास ही होता है। विरल अधिवास या जनसंख्या शून्य भी हो सकता है। अब ये 6 पॉइंट्स along with appropriate मॉडल्स, डायग्राम्स आपको बढ़िया सजा करके दे दिए गए।
सीमा रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रायः नहीं होता, क्योंकि जो सीमा का निर्धारण होता है तो कई बार रणनीतिक चीजों का निर्धारण आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन सीमांत में ये बातें हैं। 7वां, सीमा रणनीतिक दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र को रणनीतिक दृष्टिकोण से किसी राष्ट्र को फेवर या अनफेवर नहीं करता, अर्थात किसी राष्ट्र की हेतु उपयोगी या हानिकारक नहीं होता, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल कंसेप्ट है। जबकि सीमांत होते हैं, आप ये जान लीजिए कि चीन और तिब्बत के बीच में सीमांत है, इसीलिए भारत अभी तो मान लो कि हम लोग एग्रेसिव भी हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी राजनीति थी। अगेन आप इसको पॉलिटिकल पार्टी समझ जोड़िएगा। आदर्शवाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत चीन से युद्ध हुआ तो यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, चीन ने भारत के 14 चौकियों पे कब्जा कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए भारत से लंदन गए। कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना कदम था ये, और ये मैं नहीं, विपिन चंद्र जैसे इतिहासकार कह रहे हैं। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ लीजिए। अब लेकिन सवाल ये है कि हम आलोचना करने के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं, और वैसे भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। कंट्रीब्यूशन की वजह से हम चीज़ों को भूल जाए, गलत हो जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तिब्बत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको कि भारत ने छोड़ दिया। या आप लीजिए सियाचिन, जबकि सीमांत होते हैं, जैसे सियाचिन, कारगिल। आप ध्यान रखिएगा, तिब्बत की तरह ही ये पूरी तरह से निर्जन क्षेत्र है, कोई आ नहीं रहता भारत की मिलिट्री के सिवा। लेकिन कारगिल के वॉर में भारत को जीतने में लंबा समय इसलिए लगा था क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऊपर थी, और कारगिल को लेना, कारगिल वॉर के अंतर्गत जो द्रास आदि का जो क्षेत्र था, जो पाकिस्तान ने हड़प लिया था फिर से, उसको लेना इसलिए आवश्यक था क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े महत्वपूर्ण थे। पाकिस्तानी सेना ऊपर से कहते हैं निशाना लगा लगा के मार रही थी। इस पे भी फिल्में बनी हैं, एक ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी और काफ़ी शानदार प्रेजेंटेशन है उस फिल्म का, देखिए आप। फिल्म का मैं प्रचार नहीं कर रहा, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू का वो परसेप्शन समझ में तुरंत आ जाएगा। अब नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो आप, दुश्मन छिप सकता है, साथ ही वो बम भी मारेगा तो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आप फेंकेंगे तो पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, हो सकता है लौट के फिर आप ही के पास आए। जो ईंट हम फेंकते हैं नीचे ही तो आता है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीमांत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सियाचिन को भी आप ले सकते हैं। मैं एक मैप बना दे रहा हूं यहां पर। ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मूल विवाद है, अब तो खैर पाकिस्तान जो क्षेत्र लिया है वो भी देगा। देखो, ये भारत में यहां से ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां से ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, अर्थात इसको पाकिस्तान ने हड़प लिया है, और ये हो जाता है अक्साई चीन। इसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। थोड़ा कठिन हो गया चीन से लेना, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप मजबूत कितने हैं। जब भारत बहुत ज़्यादा सहनशीलता से और विश्व को ज़्यादा ध्यान में रख के चल रहा था, तो पाकिस्तान जैसा राष्ट्र भारत का क्षेत्र हड़प लेता है। और जैसे आप मजबूत हो जाएंगे, खुद ही आए कहेगा कि ले लीजिए, कुछ हमारा भी पसंद हो तो चुन लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही है पीओके। पीओके का मतलब हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे जो मूल विवाद है वो ये है कि यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान कहता है कि सीधे जाना चाहिए ईस्टवार्ड,
यदि ईस्टवार्ड गया तो ये वाला क्षेत्र जो सियाचिन का है वो भारत के हाथ में नहीं रहेगा, और यहां से द्रास आदि से ये लाइन जाता है ऐसे, इसीलिए ये बृहद त्रिभुजाकार क्षेत्र भारत के पास है, और यहां से ये लाइन चला जाता है इस प्रकार से। यही है पीओके। पाकिस्तान कहता है नहीं, हमें ऐसे ले जाना चाहिए। अभी तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे, और जो निवर्तमान सरकार है वो प्रतिबद्ध है, लेकिन फिलहाल जो विवाद है वो इसीलिए है। और भारत क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों छोड़ें? एक तो हम निर्जन है, तब भी हमारा है, और निर्जन कुछ नहीं होता, सारा चीज यूजफुल होता है। क्योंकि आज अगर यहां पर तिब्बत होता तो चीन का विवाद तिब्बत से हो सकता था, भारत से नहीं होता। स्ट्रेटेजिक भूल किया हमने। तो ये सीमांत है, रणनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सीमा इस प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं होती। तो ये जो सीमांत है, क्या नाम है इसका? सियाचिन। ये रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि सीमा का रणनीतिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास महत्व नहीं होता, सीमांत का होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने ये भी आपको बता ही दिया, सीमा परिवर्तनशील होती है, हो सकती है, सीमांत प्राय नहीं होता। अब कल पाकिस्तान बिल्कुल सरेंडर कर जाए, कहे हमें मिला लीजिए सरकार, तो भारत की सीमा फिर से ड्यूरंड रेखा तक। अब अफगानिस्तान भी कह ले, स्थितियां दोनों की खराब ही हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से छलावा है, हंसी मजाक में भले कह दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए तो नई सीमाएं तो बन गई ना, बट सीमांत नहीं बनते। अर्थात सीमा राष्ट्र के अस्तित्व के बाद आती हैं, सीमांत पहले से होते हैं। सीमा वर्तमान और भविष्य है, सीमांत भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों हो सकता है। हो सकता है भविष्य ना हो, बट भूत और वर्तमान तो है ही है। अरे समझ में, यानी सीमांत का संबंध पहले से होता है। आठवां लेते हैं हम लोग, सीमा भूत मतलब पहले, वर्तमान एवं भविष्य तीनों से संबंधित हो सकता है, तीनों से संबंधित हो सकता है। जबकि सीमा वर्तमान से ही संबंधित होती है। भविष्य में भी ऐसा होगा, या भविष्य की बात ही हम छोड़ दें, भूत और वर्तमान से संबंधित शब्द भी बचेगा, भूत एवं वर्तमान से संबंधित होता है। जबकि सीमा केवल वर्तमान से, अर्थात अभी जो 2 राष्ट्रों के बीच है, फिर हो सकता है कि कोई नया सीमा आ जाए। भविष्य की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। एक ये भी, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरेंड लाइन। उदाहरण, वर्तमान से संबंधित। उदाहरण, ड्यूरेंड लाइन, ड्यूरेंड रेखा। उदाहरण, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया कि सीमा और सीमांत किस किस प्रकार से एक्ट करते हैं। आप जोड़िएगा तो 125 शब्द, चूंकि मैंने पूरा वाक्य लिखा नहीं है, से ज़्यादा हो जाएगा, और ऑप्शनल तक पे इस पे उत्तर लिखा जा सकता है, ऑप्शनल पे भी आता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अर्थात पॉइंट वाइज आप चाहें तो 2 कॉलम बना के भी दे सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट पिक्चर्स या डायग्राम जरूर दीजिए। और इस प्रश्न में हालांकि 8 अंकों का ही है, 6 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं आप।
पहले मैं फिर से दोहरा दूं, रिपीट कर दूं कि उत्तर में क्या क्या होगा। पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया, इस पे ध्यान दीजिएगा। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न की मांग क्या है, ये तभी संभव है समझना जब आप क्वेश्चन की समझ को विकसित करेंगे, अर्थात प्रश्न को समझ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन वो ये है। यहां से मैंने प्रेजेंटेशन बना के दिया है, चूंकि इस प्रश्न का कोई दूसरा भाग नहीं है, एक ही भाग है। तो परिचय में हम भारत के सीमा और सीमांत की चर्चा करेंगे और साथ में एक डायग्राम दे देंगे, और तत्पश्चात दोनों के अंतर को भारत के किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है उसको जोड़ करके प्रस्तुत कर देंगे। सॉरी, उसको जोड़ करके प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में अंतर को हम 100 शब्दों में देंगे। तो मैंने यहां शुरू किया था, परिचय दिया, और भारत के 7 राष्ट्रों से साझा सीमा सीमांत के स्वरूप में है, और ये 7 राष्ट्र मैंने इंडिकेट कर दिया, जिसमें मैंने यह भी इंडिकेट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच में थोड़ा सा ही सही परंतु ड्यूरंड, और भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अब चूंकि बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी, इसके अलावा नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से भारत की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ यह भी लिखना आवश्यक नहीं है कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश से मिलती है। परिचय के बाद हमने पॉइंट शुरू किया, सीमांत प्राकृतिक होता है जबकि सीमा राजनीतिक और मानव निर्मित होता है। और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड से, काली नदी सीमांत है, या जो ट्रांस हिमालय है भारत चीन के बीच में वो सीमांत है। और ध्यान रखिएगा, सीमा यदि होता तो चीन जैसा अतिक्रमणवादी राष्ट्र कब का खिसका करके कुछ और कर चुका होता, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय या हिमालय को खिसका नहीं सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता, इसलिए वो ये कार्य पूरी सफलता के साथ नहीं कर पा रहा। क्लियर हो रहा है? तो उसके बाद जो मैंने पॉइंट दिए, अप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिए, उनके साथ आप प्रेजेंटेशन को देखते चलिए। ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, 3 और 4 अंतर संबंधित है। और साथ में मैंने यह भी प्रयास किया है कि पहले पॉइंट से दूसरा निकलता हुआ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा एक अंतर संबंधित प्रेजेंटेशन दिया जाए तो बहुत बेहतर माना जाता है। और इस प्रकार 125 शब्दों का ये कंक्लूजन, 8 पॉइंट्स मैंने दिए थे। खासकर ये पॉइंट जो स्ट्रेटजी से कंसर्न था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, निष्कर्ष में मार्क्स मिलेगा ही नहीं आपको कि उपयुक्त प्रकार से सीमा सीमांत के अंतरों को भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बी प्रोफेशनल और इट्स कंसर्न विद द राइटिंग स्किल। तो जो टीम दृष्टि का प्रयास है कि आपको उत्तर लेखन क्षमता या दक्षता की प्रक्रियाओं में बहुत एबल बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए गुणात्मक रूप से, ताकि बेहतर से बेहतर आप अंक प्राप्त कर सकें, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट भी सुनिश्चित हो सके। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के उत्तर में। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।